शादी की रस्में शुरू की जाए। मुबारक हो, रस्म पूरी हुई। आप शौहर और ये बीवी हुई। मुबारक हो ज़ियूस, तुम्हें लंबी उम्र और कभी ना खत्म होने वाली खुशियां बख्शे। अलेक्जेंडर, तुम्हारी नई नई शादी हुई है। मुझे लगता है कि कुछ और दिन तुम्हें अपनी बीवी के साथ बैक्टीरिया में ही रुकना चाहिए। जो आराम के लिए रुक जाता है उसका मकसद हराम हो जाता है मलिका, और मेरा मकसद बैक्टीरिया से कहीं आगे है। भारत, जहां की माटी मुझे पुकार रही है कि जिसे मैं अपने कदमों तले रौंदूं, और जहां वो है जिसने सिकंदर के मुकद्दर को ललकारा है। जितना भागना है भाग लो पोरस, क्योंकि अलेक्जेंडर अब तुम्हारे पीछे आ रहा है। सत्य कल्पना से विचित्र होता है। पुरु को भी इस बात का शीघ्र ही ज्ञान होने वाला था। अपने पिता के जीवन के अध्याय को समाप्त होने से बचाने के प्रयास में लगा पुरु नहीं जानता था कि उसके जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है। जिस उद्देश्य से पुरु ने जन्म लिया, वो उद्देश्य उसकी ओर तीव्रता से बढ़ रहा था। भारत के पहले रक्षक की भेंट शीघ्र ही उसके प्रारब्ध से होने वाली थी। वो प्रारब्ध जो पुरु की मातृभूमि पर शासन करने का निश्चय कर चुका था और हवाओं को चीरता हुआ तूफान की तरह उसकी ओर बढ़ रहा था। भारत की सरजमी और हमारे कदमों में कितना फासला है फेस्टियन? बस के हिंदू कुश की पहाड़ियां पार करते ही हम आपके ख्वाबों के आशियाने में होंगे हुजूर। मगर इस तूफान में ये रास्ता पार कर पाना मुश्किल है। हमें इसके थमने का इंतजार करना होगा। वो सिकंदर ही क्या जिसके कदम एक तूफान रोक दे? वो ज़ियूस का बेटा ही क्या जिसकी राह में कोई चट्टान खड़ी होने की हिमाकत कर सके? तुम फौज के साथ रुको हेफेस्टियन, मैं उस जमीन के सीने पर कदम रखकर आता हूं जिसकी वजह से मेरी मां की जिंदगी खौफजदा है।
मेरी मातृभूमि पर कदम रखने का साहस भी किया तो मैं तुम्हारा भाग्य बदल दूंगा। तुम्हारी सरजमी पर मैंने अपने कदम रख भी दिए पोरस, और तुम्हारे मुल्क की माटी को अपने पांव तले रौंद भी डाला। अब देखते हैं कि कैसे तुम्हारा मुल्क और उसकी माटी मुझे भारत का शाह बनने से रोक सकती है। आपको यहां देखकर संतोष हुआ आचार्य। निश्चिंत रहो पुरु, महाराज बमनी अब सुरक्षित हाथों में है। संसार भर में आचार्य विष्णुगुप्त से बड़ा कोई चिकित्सक नहीं। बस एक बार महाराज कुशल हो जाएं पुरु, तो उसके पश्चात हम प्रतिकार लेंगे। कनिष्क और अमात्य शिवदत्त को उनके किए का दंड अवश्य मिलेगा। नहीं अम्बी, मैं उसके लिए महाराज के होश में आने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। जैसा कि महाराज अंबिराज ने कहा, अब पिताश्री सुरक्षित हाथों में है। अब हमारा उद्देश्य पौरव राष्ट्र है, जहां अमात्य ने मेरी मां को बंदी बनाकर रखा है। मैं शीघ्र अतिशीघ्र वहां पहुंचकर मेरी मां को मुक्त करवाना होगा। मेरे माता पिता के साथ किए गए कृत्य का प्रतिकार लेना होगा हमें। क्या हुआ अम्बी? सब कुशल तो है ना? तुम्हारे प्रतिकार लेने से पूर्व मुझे तुमसे और आचार्य विष्णुगुप्त से एक महत्वपूर्ण मंत्रणा करनी है। मेरी मां को मुक्त करवाने से अधिक महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है महाराज? हम तो ये भी जानते हैं कि वो कहां है, तो फिर विलंब कैसा? क्या कारण है इस मंत्रण का? अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर भारत में प्रवेश कर चुका है। ये मोती खास भारत से, मीठे पानी के।
वो वक्त गुजर चुका है शाह, जब मुझे तोहफों में दिलचस्पी हुआ करती थी। वक्त तो एक चक्का है रॉक्सेन, लौट कर आता है। अब मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुमसे मोहब्बत भी करता हूं। तो जब मेरी मोहब्बत कबूल है, मेरा साथ भी कबूल है, तो फिर ये तोहफा भी कबूल करो। मैंने आपसे शादी कबूल की है, पर ये सब मुझे मंजूर नहीं। कमाल है, देवता ज़्यूस के बेटे में तुम्हें दिलचस्पी नहीं। खैर बता दीजिए, क्या दिलचस्प लगता है आपको? आपके कदमों में हाजिर हो गए। भारत के एक शख्स के बारे में सुना है मैंने। बारसीन ने बताया मुझे, उसे छुड़ाने के लिए फारस तक पहुंच गया था वो। मुझे उस सूरमा को देखना है जो शाह सिकंदर की गर्दन पर तलवार रखकर अपनी मनमानी करने में कामयाब हुआ। वो कामयाब हुआ क्योंकि मैंने उसे कामयाब होने दिया। यकीनन ऐसा ही हुआ होगा, मगर शाह सिकंदर पर शमशीर उठाने के लिए जो जिगर चाहिए वो सबके पास नहीं। और उसकी यही बात मेरी उसमें दिलचस्पी जगाती है। तो अब मेरी बीवी को भारत के उस लड़के में दिलचस्पी है। गलत। दिलचस्पी उसमें नहीं, उसके कारनामों में है। जो आपकी जमीन पर यह कारनामा अंजाम दे गया, वो अपनी जमीन पर क्या कर सकता है ये देखना है मुझे। भारत के ये मोती बेशक बहुत उम्दा हैं, मगर दाम चुकाकर कोई भी इन्हें हासिल कर सकता है। मुझे ये मोती नहीं, भारत का असली हीरा चाहिए। दिलचस्पी ये जानने में है कि जिस जमीन पर कब्जे के लिए आपने इतना लंबा सफर तय किया, क्या वो जमीन आपकी सरपरस्ती में आ पाएगी? बेशक सिकंदर ने पाना सीखा है, हारना नहीं रॉक्सेन। मैं भारत पर फतेह हासिल करके रहूंगा। तो ठीक है, जिस दिन आपने भारत पर फतेह हासिल कर ली, उस दिन आप मेरी मोहब्बत और मुझ पर भी फतेह पालेंगे। लगता है तुम अभी भी किसी गलतफहमी का शिकार हो। मैंने तुमसे शादी अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं रॉक्सेन, अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए की है। और जिस दिन तुम्हें ये बात पता चलेगी, उस दिन तुम मेरी मोहब्बत को भी कबूलोगी और इस रिश्ते को भी। ये संदेश अलेक्जेंडर ने भेजा है।
तो इस पत्र में संधि का प्रस्ताव नहीं, तक्षशिला पर आक्रमण का भाव है। अलेक्जेंडर चाहता है कि हम उससे संधि कर लें, अन्यथा वो तक्षशिला का विध्वंस कर देगा। यही ना? तक्षशिला का नहीं, वो तक्षशिला को सीढ़ी बनाकर मेरा समर्पण चाहता है। संधि नहीं, मुझे बंदी बनाना चाहता है वो। तुम्हारा क्या मत है पौरव कुमार? मैं पहले भी अलेक्जेंडर को निकट से देख चुका हूं आचार्य। उसका सबसे घातक अस्त्र कोई भाला या तलवार नहीं, उसका भय है। वो जानता है कि शत्रु के मन में भय भर दो तो उसके पास अस्त्र उठाने की क्षमता नहीं बचती। यदि तक्षशिला ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो बिना रक्त बहाए उसकी यह विजय भारत के अन्य स्थानों में उसकी शक्ति का आतंक फैला देगी। यदि उसने हमारे सैनिकों का साहस जीत लिया तो उसको मातृभूमि से पार करना असंभव हो जाएगा। पारस जैसे बड़े साम्राज्य को उसने इसी नीति से जीता। अब हम उसको यह दोहराने नहीं दे सकते। अब हमारा पहला उद्देश्य अलेक्जेंडर को भारत में आगे बढ़ने से रोकने का है। तो ठीक है, अलेक्जेंडर के संदेश का उत्तर भेजा जाए और सेना को युद्ध के लिए सज्ज किया जाए। सर्प यदि फन फैलाए तो उसके पूंछ पर पग नहीं रखते महाराज, डस लेता है। अलेक्जेंडर को संदेश भेजा जाएगा उसी की शैली में। आपके कहने का तात्पर्य क्या है आचार्य? हर रोग की औषधि एक नहीं होती पौरव कुमार। विष दो तो व्यक्ति तिलमिला उठता है और गुड़ दो प्रेम से खा जाता है। मेरा सुझाव है कि इस संधि संदेश को स्वीकृति दे देनी चाहिए। शत्रु के साथ संधि? ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? मृग तृष्णा अम्बी कुमार, तपते मरुस्थल में एक प्यासे पथिक के लिए सामने जल का भ्रम अमृत से कम नहीं होता। यह आभासी जल उसे कुछ क्षण के लिए संतुष्टि देता है और मृत्यु इसी क्षण का लाभ उठाती है। अलेक्जेंडर भी एक यात्री है जो सहस्रों योजन यात्रा करके भारत नाम के अमृत को चखना चाहता है। संधि के लिए हमारी स्वीकृति उसकी विजय की प्यास को संतुष्टि देगी और तब वो युद्ध की नहीं, उत्सव की मंशा में होगा और उत्सव में लीन सैनिकों पर आक्रमण कर विजय प्राप्त करना कहीं अधिक आसान होता है। किंतु क्या ये युद्ध नियमों का उल्लंघन करना नहीं होगा? मैं आचार्य की बात से सहमत हूं। कोई हमारी मां के आंचल पर पांव रखे तो उसके साथ कोई नीति नहीं। हम धर्म युद्ध पर नहीं, हम उस यवन के साथ युद्ध पर हैं जिसके लिए केवल एक ही धर्म है, विजय। हमें किसी भी मूल्य पर उस अलेक्जेंडर को रोकना ही होगा। तो ठीक है, अलेक्जेंडर को स्वीकृति का संदेश भेजा जाए और युद्ध के लिए सेना को भी सज्ज रखा जाए। रुकिए महाराज, मैं चाहता हूं कि मैं स्वयं संधि का स्वीकृति पत्र लेकर अलेक्जेंडर के पास जाऊं। जानना चाहता हूं कि वो कौन है जिसकी आंखें इतनी बड़ी हो गईं कि भारत पर राज्य करने का स्वप्न देखने लगी।
पोरस, यही है ना आपके भारत आने का कारण? तक्षशिला नरेश मात्र अपने राज्य और प्रजा दोनों की सुरक्षा चाहते हैं। अलेक्जेंडर या किसी भी यवन ने युद्ध में एक हाथी का प्रयोग होते हुए नहीं देखा, और यही बात युद्ध को हमारे पक्ष में करने के लिए निर्णायक सिद्ध होगी। वो आपके साथ संधि भी निभाएंगे और पोरस को सौंपने का वचन भी। मंजूर है। पोरस कहाँ?